पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी को भी दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरे के दिन देश के कई शहरों में रावण का दहन जो है वो किया जाता है। कहा यह जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय होती है। सवाल है 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी विजय होगी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 2024 में मोदी सत्ता में वापस आएंगे और फिर से रावण का दहन करेंगे। एक तरफ विपक्षी गठबंधन में तकरार आए दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। कभी अखिलेश कांग्रेस से नाराज होते हैं तो कभी ममता नाराज नजर आती हैं। विपक्ष का नेता कौन होगा ये भी तय नहीं है। दूसरी तरफ मोदी 2024 में जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अगस्त में संसद सत्र के दौरान विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने संसद से भविष्यवाणी की थी और यह कहा था कि विपक्ष 2028 में फिर से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। मोदी सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों पर भरोसा है कि जनता उनके साथ है। मोदी डंके की चोट पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर किसी कार्य का वो शिलान्यास करते हैं तो उसे पूरा कर उसका उद्घाटन भी करते हैं। आप खुद ही सुनिए। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा। उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी एक अकेला सब पर भारी वाली बात भी कह चुके हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी को लगता है अभी विपक्ष में उनके मुकाबले का कोई नहीं। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे फट से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी एक कन्विक्शन के कारण चला हूं। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। ऐसे में आज के सवाल हैं, बुराई पर अच्छाई की जय 2024 में आखिरकार किसकी विजय। मोदी ने 2018 में जो कहा 2019 में सच साबित हुआ। मोदी फिर सत्ता में आएंगे
2024 में रावण जलाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने गेस्ट से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए उनसे तारुफ करा दूं आपके। बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज काका एसपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले लोकेश जी, आपके पास ही आती हुई, हमने जो बयान सुनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी पार्टी जो है वो आश्वस्त नजर आ रही है। पीएम ही चेहरा होंगे और जो काम किया है उस पर वोट मांगेंगे। इसके लिए रथ यात्रा भी निकालने वाले हैं। विपक्ष का क्या चेहरा, कौन होगा? नमस्कार, सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए जी, अगर मैं सत्ता की बात करता हूं तो आज देश को एक 10 मुखी रावण से खतरा है। ये 10 मुख रावण के हैं: महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरण, हिंसा, बढ़ता हुआ समाज में तनाव, उसके बाद शिक्षा का ना होना, स्वास्थ्य का ना होना, भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ चुका है, कट्टरता बढ़ चुकी है। इस रावण ने जो है समाज के सुख और चैन को खत्म कर दिया है और सरकार इस 10 मुखी रावण को टैकल करने में, एक तरह से इसका जवाब देने में विफल रही है। किसी भी प्रकार का सरकार के पास उपाय नहीं है कि इन सभी समस्याओं का किस तरह से नागरिकों को निवारण दिया जाए। तो विजयदशमी के इस अवसर पर वो एक राम को तलाश रही है जो इस पूरे भारत देश को इकट्ठा कर सके, उस राम को जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर एकजुट होने का संदेश दिया था और इस 10 मुखी रावण से निपटना कैसे है इस देश की मिसाल दी थी। तो आप क्या राहुल गांधी को राम मान रहे हैं? बिल्कुल। आप राम, आप कह रहे हैं दो राय नहीं। प्रभु श्री राम, 140 करोड़ की जनता, प्रभु श्री राम क्या महत्व रखते हैं? आप तुलना कर रहे हैं लोकेश जिंदल जी? श्वेता जी, भगवान राम ने अयोध्या से पैदल चलकर जो है लंका में राहुल गांधी भगवान श्री राम है क्या? उसी प्रकार छोड़िए ना सर, लोकेश सर, इस 10 मुखी रावण का आप मुझे एक लाइन में बताइए, राहुल गांधी प्रभु श्री राम हो गए आज कांग्रेस के लिए? वो राम होंगे जिस राम ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर एक भारत। लगता है लोकेश जिंदल जी आप तक आवाज पहुंच नहीं रही है। प्रभु श्री राम आज जो रावण दहन होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीर चलाएंगे, वो प्रभु श्री राम तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रभु श्री राम मान रही है? श्वेता जी, श्री राम तो वे हुए हैं जिन्होंने रावण का दहन किया और आज मैंने आपको बताया किस तरह से समाज में एक 10 मुखी रावण का अहंकार बोल रहा है। सर वो तो जनता डिसाइड करेगी ना सर, मुझे सिर्फ बताइए ना, आपने तुलना की राहुल गांधी की प्रभु श्री राम से, तो आज दशहरे के मौके पर मैं जानना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी की स्टैंड क्या है? क्या प्रभु श्री राम है राहुल गांधी? क्या प्रभु श्री राम है, आप मानते हैं? श्वेता जी बिल्कुल है। चलिए राहुल सर, बहुत कंट्रोवर्शियल आपने बात कह दी लोकेश जिंदल जी। एक सनातनी होने के नाते मैं तो आहत हुई हूं। चारू प्रज्ञा से मैं जवाब ले लेती हूं। राहुल गांधी प्रभु श्री राम हो गए। चारू प्रज्ञा जी, मुझे तो बुरा लगा सर, मुझे तो बुरा लगा। मैम आप बताइए, प्रभु श्री राम से तुलना कर दी कांग्रेस ने। श्वेता जी, ये आपको साफ साफ जता रहा होगा सोच क्या है कांग्रेस की, और इसीलिए हमारे मोदी जी एक बात कहते हैं, ये जो लड़ाई होने वाली है ना 2024 के चुनाव में, ये परिवारजन की परिवारवाद के साथ लड़ाई होगी। इस देश का एक एक नागरिक जो मोदी जी का परिवारजन है वो लड़ेगा खड़े होकर लोकेश जिंदल जी और उनकी पार्टी के खिलाफ, इनके परिवारवाद के खिलाफ। देखो ना भाई, बातें भी कैसी कैसी कर रहे हैं। आज का दिन इतना शुभ दिन है, दशहरे का दिन है, तो पहले तो मेरी तरफ से आप सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वो दिन है जब अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर, और लोकेश जी बहुत सारी बातें गिना रहे थे रावण के बारे में। मैं इनको बताती हूं कि वो कौन सा रावण है जिसका वध मोदी जी पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं और अगले 10 साल करते रहेंगे। भ्रष्टाचार का वध मोदी जी ने किया, परिवारवाद का वध मोदी जी ने किया, आतंकवाद का, सामाजिक असुरक्षा का, तुष्टीकरण का, असमानता का, देशद्रोह का,
सुविधाओं से हमारे सिटीजन्स की दूरी का, महिलाओं को आगे आने न देने का और बस अपनी जेबें भरने का, ये जो 10 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे ना हमारे देश के, इनको दूर करने का काम और इनसे लड़ने का काम मोदी जी ने करना शुरू कर दिया था 10 साल पहले। और उनका अच्छा काम देख के 5 साल पहले फिर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और अगले साल ये वापस दोहराया जाएगा। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि 303 सीट नहीं, इस बार उससे भी ज्यादा बड़ी बहुमत के साथ मोदी जी को इस देश की जनता चारू प्रज्ञा जी, ये जो आप बात कह रही हैं, जो कॉन्फिडेंस है, दरअसल सवाल यही उठा रहा है कि पीएम हर मंच से कह रहे हैं, अभी चित्तौड़गढ़ में भी चारू प्रज्ञा जी पर बाहर है, बिल्कुल ऐसे आदमी से कर रहे हैं। बीजेपी कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि हम अपने काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन लोकेश जिंदल जी कांग्रेस के नेता सर इसको क्या कहते हैं कि आप खुद राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। मनोज काका जी, इंडिया अलायंस प्रभु श्री राम है क्या राहुल गांधी? मनोज काका जी, उसको कांग्रेस के साथी बताएंगे कौन राम है, कौन विपक्ष राम का चेहरा कौन है? चेहरा तो यूपी में बिखर गया सर। सुन पा रही? हाँ जी, हाँ जी श्वेता सुन जी मनोज जी बोलिए। देखिए राम कौन है, राम नहीं है, राम के बारे में श्वेता एक चौपाई है और रामायण के बारे में और जो त्रेता युग था उसके बारे में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाही। तो जो दूसरे का भला करे, जो दूसरे को संवेदना के दृष्टिकोण से देखे, वही इस देश में राम है। वो कोई भी हो सकता है। और भगवान को लेकर के जो हमारे आदर्श पुरुषों ने और जो हमारे लोगों ने कहा है कि हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापी राम है, तो राम हर उस जगह है जहाँ झूठ नहीं है, जहाँ फरेब नहीं है, जहाँ संवेदना है, मनोज जी राम हर उस जगह है, लेकिन हम ही राम है, जानती हूँ हम ही राम है, ये अंतर है। मनोज जी, अखिलेश जी भावी पीएम, ऐसा एक पोस्टर भी देखा था, विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, ऐसे लड़ाई लड़ेंगे 2024 की? यूपी से अखिलेश यादव भावी पीएम, बिहार से नीतीश कुमार भावी पीएम, बंगाल से ममता बनर्जी भावी पीएम, जनता कंफ्यूज नहीं होगी सर? श्वेता, मैं समझता हूं कि थोड़ी सी समझदारी के साथ आप थोड़ा समय हमें भी देंगी। आप इतना व्यग्र न होइए, आपके सारों सवालों का आप जवाब ले लीजिए तब बोलिएगा। मैं आपसे बस इतना ही अपील करना चाहूंगा श्वेता। मैं ये कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते? आप जानती हैं अखिलेश यादव के राजनीतिक विमर्श के बारे में? अखिलेश यादव इस देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो 25 लाख लैपटॉप बांटे हैं श्वेता। पूरे दुनिया की किसी सरकारों ने 25 लाख लैपटॉप इसीलिए प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अखिलेश यादव ऐसे देश के नहीं, ये लैपटॉप बांटने, सर आप क्या गिनवा रहे हैं काम? आप सुन लीजिए। चलिए आप गिनवाइए, फटाफट गिनवाइए सर। काम के आधार पर आप काम के आधार पर बनाना चाह रहे हैं, झूठ बोलने के आधार पर बनाना चाह रहे हैं। लैपटॉप बांटते हैं प्रधानमंत्री आपको चाहिए? झूठ बोलने वाला कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? सांप्रदायिकता फैलाने वाला कैसा प्रधानमंत्री आपको? श्वेता, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सच बोलने पर पत्रकारों को जेल भेज दे, जो तानाशाह हो? ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए तो चारण चंपन करते रहिए। और हम लोगों को क्यों मनोज जी, जनता डिसाइड करेगी कि कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, मोदी चेहरा होंगे और काम जो किया है वो। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि विपक्ष जो बिखरा हुआ है वो कैसे मुकाबला करेगा बीजेपी का? आपके संग कहीं विपक्ष बिखरा हुआ नहीं है। आपके संज्ञान हेतु बता दें, भारतीय जनता पार्टी 303 सांसदों के साथ संपूर्ण बहुमत में है। आपको ये जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। हम उत्तर प्रदेश में इतना भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी सबसे कम सीटों पे ला देगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि अकेले अपने दम पर चारू प्रज्ञा जी, अकेले अपने दम पर यूपी में बीजेपी को सपा चैलेंज कर रही है। कांग्रेस ने तो पहले ही कह दिया हम तमाम सीटों पर लड़ेंगे। ये अलायंस की स्थिति आज की है, ये हकीकत है। चारू प्रज्ञा जी जी श्वेता जी, मैं तो बल्कि आपसे पूछ रही थी कि कौन सी अलायंस बची है क्या? कोई अलायंस? क्योंकि कुछ देर आप बोल चुके जी, पिछले 3-4 मिनट से लगातार बोले जा रहे थे। अब दूसरों को भी तो बोलने दीजिए, आपके बीच में तो नहीं बोली ना मैं। तो आप उतना शिष्टाचार मेरे लिए भी रखिए। अपना ही बताऊंगी, मेरे आपसे बात नहीं कर रही। श्वेता जी, आई नीड यू टू स्टेप इन प्लीज। इस तरीके से मैं डिबेट नहीं करती हूँ। आपको अपने दूसरे प्रवक्ता सुन लीजिए ना मनोज जी, आपको मौका दिया था सर, आप इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैं नहीं पढ़ती। 2019 के
बाद कितनी पार्टियां चारू प्रज्ञा जी, अलायंस को छोड़ चारू प्रज्ञा जी अपनी बात रखिए। मनोज जी प्लीज शांति से सुन लीजिए, मुझे सौरभ दुबे का भी रिएक्शन लेना है। चारू जी कंटिन्यू। भूखमरी की क्या हालात है? मनोज जी का रिपोर्ट पढ़ी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यही पढ़ के थैंक यू वेरी मच श्वेता जी। चारू, या तो आप इनका फेडर लगा दीजिए ना, मैं दूसरों के ऊपर नहीं बोलती और दूसरों को अपने ऊपर बोलने नहीं देती। उनका और अगर ये मेरा बोलना रोकेंगे नहीं, जी चारू जी कंटिन्यू करा दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। तो अब देखिए कितनी विडंबना है इस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की कि इनके नेता को यही नहीं पता कि ये विधानसभा के चुनाव इंडिया अलायंस के साथ लड़ने वाले थे कि अलग लड़ने वाले थे। बल्कि ये प्रश्न तो हम लोग 2 महीने से उठा रहे थे। 2 महीने से सारे टीवी चैनल्स पे आपके शो पे क्या चर्चा हो रही थी श्वेता जी कि कैसी अलायंस है भाई, राष्ट्रीय चुनाव साथ में लड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ ही महीने पहले होने वाले विधानसभा के चुनाव में ये साथ नहीं खड़े रहना चाहते। अब वो आके कहते हैं कि कांग्रेस ने हमको धोखा दे दिया। किस अलायंस की बात करते? कहते समाजवादी पार्टी चोट पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी की सीटों को। तो मैं आपको याद दिला दूं भाई साहब, आपने क्या क्या ट्राई नहीं करा, आपको याद दिला दूं, थोड़ा सा आपको आईना दिखा दूं। सबसे पहले तो आपने गठबंधन ट्राई करा, यूपी के लड़के कर एक कैंपेन चलाया। क्या हुआ उस यूपी के लड़कों का? उसके बाद बुआ भतीजा का नया कैंपेन चला। क्या हुआ उस कैंपेन का? श्वेता जी गठबंधन नहीं, महागठबंधन करके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है और आप जानते हैं 80 से इनकी कितनी सीटें आई है। इस बार जो एक आध दिन की बची भी होगी ना, वो भी सफाचार हो जाएगी। क्योंकि जनता जनार्दन होती है। सौरभ दुबे जी के पास मैं जाना चाहूंगी, एक रिएक्शन सौरभ दुबे जी से भी लेना चाहूंगी। सौरभ जी, आप यहाँ सुन रहे हैं पार्टी के लोग किस तरह की बातें कह रहे हैं। स्पष्ट है, क्लियर है 2024 में देखिए लोकतंत्र का पर्व होगा, जनता वोट करेगी। बीजेपी का चेहरा क्लियर है, बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। जो काम किया है, जो लाल किले के प्राचीर से कहा है वो करके दिखाया है और उसी पर हम वोट मांगेंगे। लेकिन बिखरा हुआ विपक्ष कितनी मजबूती के साथ खड़ा नजर आएगा 2024 में? देखिए सबसे पहले तो दशहरा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कहा था कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, उसके अहंकार ने मारा। अब स्पष्ट होता है कि रावण कुकृत्य किए थे, उसने क्या किए थे भाई? उसने सनातन का अपमान किया था, ऋषि मुनियों पर वो अत्याचार करता था, महिलाओं पर वो अत्याचार करता था। वर्तमान परिस्थिति में आप देखेंगे जो भगवान श्री राम के अनुयायी हैं उन पर गोलियां चलाने वाले लोग कौन थे? जो आज महिलाओं को उनके अधिकार न देने की बात करते हैं, आरक्षण बिल पर विरोध करते हैं, वो लोग कौन है? तो ये तो स्पष्ट समझ में आता है ना कि सनातन का विरोध और रामचरितमानस का एक लंबे समय से अपमान चल रहा है। बिहार से लेकर के और साउथ तक आपने देखा है सिर्फ सनातन पर दुष्प्रचार किया गया, सनातन पर वार किया गया एक पार्टी के द्वारा। और उसी के पार्टी के गठबंधन के लोग जब कहते हैं राम काल्पनिक थे, और उसी पार्टी के लोग जब राम का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सौरभ जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। तस्वीरें जो हैं ये इस वक्त दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण दहन किया था। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर जनता देखेगी जब द्वारका में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रावण दहन करेंगे। क्योंकि आप इसका जिक्र कर रहे थे इसलिए हमने तस्वीरें भी दिखाई। कंटिन्यू। नहीं, बहुत अच्छा किया एकदम। जो है अभी तो ये दृश्य जो है पूरी जनता देख रही है आपके टीवी चैनल के माध्यम से। लेकिन जो सनातन का अपमान करने वाले लोग हैं वो भगवान राम की दुहाई दे रहे हैं। और एक व्यक्ति, मुझे तो सख्त आपत्ति है जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि श्री रामचंद्र में राहुल गांधी जी हैं। बताइए, भगवान और देवता की आप तुलना मानव से कर रहे हैं। किस प्रकार के व्यक्ति आप उनके अनुयायी हो सकते हैं राहुल गांधी जी? मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनके अनुयायी उनको स्वीकार करने में कि वो हो सकता है उनके अनुयायी, लेकिन स्वयं को श्री रामचंद्र कह देना, आप क्या मैसेज लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? जनता आपको टीवी चैनल के माध्यम से देख रही है। जिस प्रकार से आप सनातन का दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप सनातन का अपमान कर रहे हैं और महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दे रहे, इसी कारण से रावण के अहंकार की वजह से रावण का अंत हुआ था। और आज वर्षों से रावण के उसी अहंकार के पुतले को जलाया जाता है सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, अहिंसा पर हिंसा की विजय, हिंसा पर अहिंसा की विजय के लिए। तो आज जो है जो कांग्रेस पार्टी जो दुष्प्रचार अपने गठबंधन के साथ कर रही है और जो अखिलेश यादव आज बताइए लगातार गालियां सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश में अपनी जीती सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया। यह
विरोध करने की बजाय उल्टा इनको गालियां पड़ रही है। एक वहां के सीएम कहते हैं कौन अखिलेश श्वेता जी, मैं अखिलेश, इसका मैं नहीं जवाब जानता देना कि नहीं अखिलेश को। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो अपना सम्मान नहीं बचा सकते और ये भगवान श्री राम के सम्मान की क्या बात करेंगे। लोकेश जिंदल जी, मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों से पूछना चाहता हूं, राम मंदिर बनवाने का काम किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। आशीर्वाद किसको मिला भगवान श्री राम का? भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए 2 बार से पूर्ण बहुमत में है। आप भी भगवान राम का सम्मान करिए, आपको भी आशीर्वाद मिला। लोकेश जिंदल जी, पार्टी ने सांप्रदायिकता सर्वप्रथम तो श्वेता जी, राम मंदिर बनवाने का काम इस देश के आ रही हूँ मनोज जी आपके पास। लोकेश जिंदल जी तब से वो हाथ उठाए हुए थे। लोकेश जिंदल जी का चंदा लेके ना आया। श्वेता जी, सर्वप्रथम तो दुबे जी को ये मालूमात होनी चाहिए कि भगवान श्री राम एक मनुष्य जीवन में थे और वे कोई भगवान या देवता नहीं थे। देखिए घोर आपत्ति। और जब उन्होंने रावण का वध किया, अरे आप एक मिनट मुझे उनको सुन तो बोलने लीजिए। दीजिए। लोकेश जी, मनोज जी आप अपनी पारी में बोलिएगा ना सर, ऐसे सब डिस्टर्ब होंगे। लोकेश जिंदल जी प्लीज कंटिन्यू। सौरभ जी, आप किस तरह के सनातनी है जब आपको धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है? मुझे बिल्कुल पता है भाई रावण साहब। को ये वरदान मिला हुआ था आपने लग रहा कि उसे सनातन कोई कुछ पढ़ा ही नहीं है। भगवान या आप कह रहे हैं देवता उसका वध भगवान नहीं श्री राम करता, ने केवल मानव एक जीवन साधारण जो मनुष्य अवतरित उसका हुए वध थे, कर वो पाएगा। एक आदर्शवादी और भगवान जीवन श्री जीने राम के लिए एक उन्होंने साधारण मनुष्य मनुष्य को थे। राह दिखाई थी। आपको लेकिन यही वो नहीं पता हमारे कि लिए वे भगवान या देवता के हमारे रूप में भगवान नहीं है वो। थे। आप किस प्रकार की बात असल में करते क्या है हैं? अभी दुबे जी, टेलीविजन पे जो आप कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं थे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। राष्ट्रीय पार्टी से ज्ञान एक बार लोकेश जी को पूरी तरह से सुन लीजिए। लोकेश जी ज्ञान है जी, आप सबको अधूरा ज्ञान है, आपको नहीं वास्तविकता आप पूरा मालूम ज्ञान ही दे नहीं दीजिए है। ना सर। आपको यही नहीं पता भगवान राम का स्वरूप क्या था। वे एक साधारण मानव के रूप में थे। रावण जो था इतना बड़ा भक्त था, इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा दानव था, इतना बड़ा राजा था। उसको केवल एक असाधारण मानव ने हराया। क्यों हराया? क्योंकि रावण में अहंकार था, बोल रहे हैं, उसकी आपको इतनी पता भी बड़ी आप क्या रियासत बात कर रहे थी, हैं। उसकी आए इतनी देखिए सोने की आपके लंका होती टेलीविजन थी, पे रावण की उसके प्रशंसा इतने कर रहे बड़े। हैं। ये रावण को विद्वान और उनको बता करके और एक साधारण मनुष्य भगवान श्री राम को एक साधारण हो सकता हो इनको बताने की वो मंशा ना हो, लेकिन ये चैनल पे जो बोल रहे हैं। लोकेश जी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का स्टैंड हमेशा ना क्लियर नहीं होता है सर। एक फोकस क्लियर होता है ना, डिफोकस नजर आती है जो मुझे लगता है। आज आप इसमें फंस गए कि राहुल गांधी को प्रभु श्री राम से तुलना आपने कर दी, जो खुद में कॉन्ट्रोवर्शियल है सर। कोई भी कह सकता है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और जैसा सौरभ जी कह रहे हैं उनके अनुयायी है। एक सनातनी होने के नाते मुझे आहत हुआ कि प्रभु श्री राम से आप सीधे तौर पर तुलना नहीं, उन्हें प्रभु श्री राम बता रहे। तो आपके लिए होंगे, आप फॉलो कीजिए सर, हमारे लिए नहीं है। मनोज जी आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, जल्दी से रखिए, फिर कहिएगा मत कि वक्त नहीं मिला। क्यों यहाँ पे लोकेश जी, मनोज जी के पास मुझे जाना पड़ रहा है। नहीं एक मिनट नहीं मैं ये कह रहा हूँ, चारू जी मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये देश जानना चाह रहा है कि विगत 9 सालों से उसको कितने दुश्वारियों और तकलीफों में ढकेला गया। अच्छे दिन के नाम पर पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार कर दिया गया, काला धन आया नहीं, 15 लाख आया नहीं, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। देश के संस्थानों में एक जाति वर्ग का वर्चस्व है। देश के संस्थानों में कहीं कोई आरक्षण की व्यवस्था सबको समाप्त किया जा रहा है और देश में चंद लोगों को कितने कॉन्फिडेंट है मनोज जी आप कि ये सारे मुद्दे लेके जनता के पास जाएंगे? जो इंडिया अलायंस है वो जाएगी और जनता जो है इंडिया अलायंस के साथ जाएगी। कितने कॉन्फिडेंट है सर? यूपी में आएंगे कांग्रेस के साथ? आप ये बताइए। यूपी की बात कर लीजिए, देश की तो छोड़िए, यूपी में आएंगे सर? कांग्रेस का तो ये बयान है कि हम अपने सभी सीटों पर लड़ेंगे। देखिए आप विपक्ष के श्वेता, विपक्ष के एका से इतना हकलान है कि आप भारत और इंडिया का नाम नहीं ले पा रही हैं। यही बेचैनी है, यही बेचैनी है। और एक वो जो शेर है ना, आपके अलायंस का नाम क्या है? देखिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इस पर मैं बाद में ज्ञान दे दूंगी। शेर है कि तुमसे पहले जो शख्स तख्ता नसीन था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। अरे मनोज जी मुझे एक बात बताइए, यूपी में आप कांग्रेस के साथ आएंगे? इस देश की 140 करोड़ जनमानस, इस देश की 140 करोड़ जनमानस वो जानती है कि उसके जले हुए पे नमक कोई छिड़क रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश में अच्छे दिन तभी आएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी और इस देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे।
जी। और ये होने जा रहा है। चलिए, भावी प्रधानमंत्री आप बना के रखेंगे तो आप बना के रखिए, लेकिन जो मुद्दा हमने उठाया था कि विपक्ष कितना कॉन्फिडेंट है वो नजर नहीं आया। आप ये भी नहीं बता पाए कि यूपी में आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यही क्लियर नहीं कर पाए। इसके लिए तो आप जब स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं सर, तो फिर देश की जनता ये भी देख रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में आज बस इतना ही। छोटा